नमस्कार आप सभी। करंट अफेयर्स के सेशन में स्वागत है आप सभी का। और कल आपको कुछ होमवर्क दिया गया था। करंट अफेयर्स के सेशन में ही कुछ होमवर्क दिया गया था। आप में से कुछ लोगों ने जवाब भी दिया है, तो उनका नाम मैं बता देता हूं। जिन्होंने जवाब दिया है, बेहतर प्रयास किया है। बाकी आप सभी उपस्थित हो जाएं, जिससे इस चर्चा को हम आगे बढ़ा सकें। चलिए, सभी उपस्थित हो जाएं। इसमें खुशबू कुमारी जी का जवाब आया है, जो कल अभ्यास प्रश्न दिए गए थे आपके सेशन में। विशेष रूप से विभिन्न एजेंसियों के बारे में मैंने पूछा था, अंतरिक्ष एजेंसियों के बारे में कि कौन सा किस देश से संबंधित है। तो इसमें जो जवाब आया है खुशबू कुमारी जी का, ब्लू आर्गिन नहीं है, ब्लू ओरिजिन है। इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा यदि आप देख रहे हैं तो। और स्पेस एक्स अमेरिका ठीक है, CNSA CNES बहुत अच्छा। आपका जवाब बहुत ही बेहतर है, लेकिन इसको ब्लू ओरिजिन ORIGEN कर लीजिएगा। आपने ऑर्गिन लिखा है, करेक्ट कर लीजिएगा अपने नोट्स में खुशबू जी। बाकी अन्य लोगों के सही हैं। विष्णु देव जी पूछ रहे हैं सुरेश कुमार किसका अध्यक्ष है, बताएं सर। इस क्लास के अंत में मैं बताऊंगा कि किसके अध्यक्ष हैं। चलिए, सभी उपस्थित हो गए हों तो आज के इस सेशन की शुरुआत करते हैं। और आज का ये सेशन पहले की अपेक्षा, पिछले सेशन की अपेक्षा थोड़ा सा बड़ा भी होने वाला है। और इसमें काफी सारे फैक्ट भी आपको बताए जाएंगे। बहुत ज्यादा फैक्ट हैं। यदि हम प्रत्येक से प्रश्न बनाए तो लगभग आपको मान के चलना है कि 50 से 60 प्रश्न यहाँ से, प्रश्न मैंने 10 ही रखे हैं, लेकिन कम से कम 50 से 60 अच्छे प्रश्न आपके तैयार होंगे, जो बहुत ही कम, जो भी यूट्यूब पे आपके कंटेंट मिलते होंगे या अन्य जगहों पे, बहुत ही कम जगहों पे आपको ये फैक्ट देखने को मिलते हैं। तो सभी उपस्थित हो गए हैं, तो अब इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहला प्रश्न आज का है, बोला जा रहा है भारत का पहला स्मार्ट सिटी कौन सा है जिसने डिजिटल एड्रेस उपलब्ध कराया है। क्या बोला जा रहा है, भारत का पहला स्मार्ट सिटी कौन सा है जिसने डिजिटल एड्रेस उपलब्ध कराया है। आपको बताइए, बताना है। बताइएगा, भारत का पहला स्मार्ट सिटी कौन सा है जिसने डिजिटल एड्रेस उपलब्ध कराया है। बताएं। चार विकल्प है, इंदौर, अहमदाबाद, चंडीगढ़, लखनऊ। इनमें से कौन सा सही है आपको बताना है। यदि इनमें से कोई नहीं सही है तो आप ई विकल्प का सहारा ले सकते हैं, ई विकल्प पर आप जा सकते हैं। बताइएगा। आपको मैं हिंट दे देता हूं कुछ चीजें, और हिंट में जो फैक्ट बता रहा हूं इसको नोट कर लीजिएगा। ये वही शहर है जहां पर गेल ने पिछले दिनों, याद रखिएगा, गेल ने पिछले दिनों क्या स्थापित किया था, यहाँ पे एक संयंत्र बनाया था, स्थापित किया था। और उस संयंत्र में हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के साथ साथ नेचुरल गैस को जो है ये मिक्स किया जा रहा था। याद रखिएगा, इस शहर में गेल ने हाइड्रोजन और नेचुरल गैस को मिक्स करने वाला पहला संयंत्र लगाया था। और आपको बता दें कि एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी प्लांट, बायो सीएनजी प्लांट जो है हाल ही में इसी शहर में लगाया गया है। भारतीय प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया था, तो इसको भी नोट करना है कि एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी प्लांट भी इसी शहर में लगाया गया है। ये आपको पता होना चाहिए। इसके अतिरिक्त यदि हम बात करें तो जो प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन होना है आगामी, याद रखिएगा बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन, प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन जो होना है जनवरी 2023 में, वो इसी शहर में होगा। तो तीन फैक्ट ये आपको पता होना चाहिए। और प्रवासी भारतीय दिवस मनाया कब जाता है, तो ये मनाया जाता है 9 जनवरी को। और इस बार मुख्य अतिथि कौन होंगे, तो मुख्य अतिथि का भी नाम आपके लिए महत्वपूर्ण है। इनका नाम है मोहम्मद इरफान अली। क्या नाम है, मोहम्मद इरफान अली। और मोहम्मद इरफान अली कौन है, तो आपको पता होना चाहिए, मोहम्मद इरफान अली जो हैं ये एक देश के राष्ट्रपति हैं। उस देश का नाम है गयाना। तो गयाना के जो राष्ट्रपति हैं वो प्रवासी भारतीय दिवस के मुख्य अतिथि के रूप में रहेंगे। इनका नाम आपको पता होना चाहिए। आपको बता दें कि ये बात हो रही है शहर की, तो ये शहर है आपका इंदौर। सबसे स्वच्छ शहर है, ये तो सबको पता है, तो इस बारे में हम बात नहीं करेंगे। तो याद रखना है कि इंदौर में गेल ने हाइड्रोजन और नेचुरल गैस को मिक्स करने वाला प्लांट लगाया है। एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी प्लांट भी यहीं पर लगा है।
और प्रवासी भारतीय दिवस जो 9 जनवरी 2023 को मनाया जाएगा वो इंदौर में ही मनाया जाएगा। और यहाँ पे मुख्य अतिथि के रूप में गयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली शामिल होंगे। इतनी जानकारी आपके लिए इस प्रश्न से है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। और याद रखिएगा ये सारे फैक्ट आपको नोट करने होते हैं, ऐसा नहीं है, ये सारे फैक्ट आपको नोट करने होते हैं। और करंट अफेयर्स यदि आप रेगुलर जुड़कर करोगे तो कोई भी परीक्षा आप दो, यदि करंट अफेयर्स उसमें पूछा जाता है तो यहां से बेहतर आपको कहीं मिलने वाला नहीं है। चलिए इसको बताइएगा। हाल ही में चर्चा में रहा शिवेलुच, SHIVELUCH, शिवेलुच ज्वालामुखी का संबंध किस देश से है? शायद पहली बार आपने नाम सुना हो और आगामी परीक्षाओं के लिए ये काफी महत्वपूर्ण है और आने वाले दिनों में उम्मीद की जा रही है कि आप इसका नाम और भी सुनोगे। तो आप बताओ कि ये जो शिवेलुच ज्वालामुखी है ये किस देश से संबंधित है, आपको बताना है। बताइएगा। जब ज्वालामुखी की बात आती है तो कुछ ज्वालामुखी हैं जो लगातार चर्चा में रहते हैं, जैसे मौना लोआ, MAUNA, मौना लोआ बोलते हैं इसको। ठीक है, मौना लोआ हो गया। मौना लोआ के साथ साथ एक दूसरा ज्वालामुखी है जिसका नाम है मौना किया। मौना किया ये दूसरा ज्वालामुखी है। तीसरे ज्वालामुखी की यदि हम बात करें तो किलोइया का नाम आपने सुना होगा, KILAUEA। ठीक है, किलोइया ये ज्वालामुखी भी आपके लिए महत्वपूर्ण है, इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो बताइएगा पहले, सबसे पहले आप बताइए कि शिवेलुच ज्वालामुखी का संबंध किस देश से है। आपको बता दें कि अभी हाल ही में वैज्ञानिकों ने बताया है कि यह जो ज्वालामुखी है इसमें कभी भी भीषण विस्फोट हो सकता है, मतलब ये जो ज्वालामुखी है कभी भी फट सकता है। और ये जो ज्वालामुखी है किस देश का है? ये ज्वालामुखी है रूस का। तो याद रखिएगा ये ज्वालामुखी किस देश से संबंधित है? रूस से है। तो ए विकल्प इसका सही उत्तर होगा। अब यहाँ पे 3 ज्वालामुखी मैंने और लिखे हैं, मौना लोआ, मौना किया और किलोइया। ये जो 3 ज्वालामुखी हैं यदि हम इनकी बात करें तो आपको बता दें कि ये तीनों ज्वालामुखी संबंधित हैं हवाई से। हवाई द्वीपीय देश है एक छोटा सा, तो हवाई से ये संबंधित हैं, ये आपको पता होना चाहिए। प्रशांत महासागर में स्थित द्वीप है तो हवाई से संबंधित ये ज्वालामुखी हैं। आपको पता होगा कि जब ज्वालामुखी में विस्फोट होता है तो एक विशेष प्रकार की गैस निकलती है। वो कौन सी गैस होती है यह भी आपको पता होना चाहिए। तो याद कर लीजिएगा, सल्फर डाइऑक्साइड। जब ज्वालामुखी में विस्फोट होता है तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है। एक एक वर्ड आपको नोट करना है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है। आपने 2 वर्ड सुने होंगे, एक आपने सुना होगा मैग्मा, एक सुना होगा लावा। ठीक है, 2 वर्ड आप सुनते होंगे, एक पढ़ा होगा आपने मैग्मा और एक पढ़ा होगा लावा। इन दोनों में अंतर क्या होता है ये आप कमेंट बॉक्स में आज कमेंट करके बताओगे। पहला होमवर्क है आपका आज का कि मैग्मा और लावा में अंतर क्या होता है, ये आपको कमेंट में हमें बताना है। और प्लीज जितना भी फैक्ट यहाँ पे बताया जा रहा है एक एक फैक्ट आपको नोट करना है, क्योंकि बहुत आपका सेशन भले ही आधे घंटे 1 घंटे का होता है, लेकिन इन फैक्ट को जैसे आज का सेशन है इतना कंप्लीट करने के लिए आपके लिए कम से कम 2 से 3 घंटे काम करने पड़ते हैं, तब जाके ये आपके 10 प्रश्न तैयार होते हैं और आपके ये फैक्ट तैयार होते हैं। तो एक एक फैक्ट को बहुत ध्यान से नोट करना है, रविवार को आपके नोट्स भी चेक होंगे। ठीक है, तो इतनी बात हो गई। और इसमें मैं आपको बता दूं कि एक जो ज्वालामुखी है जिसका नाम है मौना लोआ, ये इस समय चर्चा में है, क्योंकि ये जो मौना लोआ ज्वालामुखी है ये 38 वर्षों के बाद फटा है। ठीक है, 38 वर्षों के बाद फटा है, आपको पता होना चाहिए। कितने वर्षों के बाद? 38 वर्षों के बाद फटा है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, 38 वर्षों के बाद ये ज्वालामुखी फटा है। इससे पहले वर्ष 1984 में इस ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे बात हो गई, ये सारी चीजें ये आपने नोट कर लिया। बढ़ते हैं आगे, प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है, हाल ही में चर्चा में रहा कैलाडेस वन का संबंध किससे है? कैलाडेस वन का संबंध किससे है आपको बताना है। चलिए बताइएगा, कैलाडेस वन का संबंध किससे है? चलिए बताइएगा। कैलाडेस, एक है कैलाडेस वन, एक है कैलाडेस 2A, एक तीसरा है कैलाडेस 2B। आपको बताना है कि ये किसके प्रकार हैं,
ये आपको बताना है। चलिए बताइएगा किसके वेरिएंट हैं ये। कैलाडेस 1 किसका वेरिएंट है आपको बताना है। फास्ट जवाब दीजिएगा। आपको बता दें ये जिस बीमारी का या जिसका वेरिएंट है उसके लिए विश्व में सिर्फ एक ही दवा है और उस दवा का नाम है इम्बानेक्स। क्या नाम है? इम्बानेक्स। ठीक है, इसको ऐसे लिखा जाता है, इम्बानेक्स। ठीक है, एकमात्र दवा है इम्बानेक्स इस वायरस के लिए। तो आपको बताना है कि ये कौन किसकी बात हम यहाँ पे कर रहे हैं। विश्व में सिर्फ एक दवा है इम्बानेक्स और इस दवा को भी बनाया है डेनमार्क की एक कंपनी है जिसका नाम है बावारियन नॉर्डिक। बावारियन नॉर्डिक इस कंपनी ने बनाया है। तो उतना आपको नहीं जाना है, सिर्फ दवा का नाम याद रखना है इम्बानेक्स। और बात यहाँ पे हो रही है मंकी पॉक्स। मंकी पॉक्स के ये सारे वेरिएंट हैं, याद रखिएगा। मंकी पॉक्स तो हम सभी जानते हैं लेकिन ये नाम कम जानते होंगे लोग, तो इसको नोट कर लीजिएगा कि ये कैलाडेस्क 1, कैलाडेस्क सेकंड ए और कैलाडेस सेकंड बी, इन सबको याद कर लेना है। और ये किसके प्रकार है? ये ए लिखा है मैंने, कैलाडेस। ये किसके प्रकार है? ये मंकी पॉक्स के प्रकार है। मंकी पॉक्स की बात आपकी जब होती है तो आपको बता दें, बोला जाता है कि 1970 में पहला मामला पाया गया था। ठीक है, हालांकि इसके कोई भी इस तरह के प्रमाण नहीं है कि बंदरों से ये बीमारी फैली है, इसका कोई प्रमाण नहीं है। और WHO ने अब इसका नाम बदलने की बात की है। WHO ने इसका नाम क्या रखा है ये आपके लिए महत्वपूर्ण है, इसको बोल दिया है एम पॉक्स। WHO ने अब इसको एम पॉक्स नाम दे दिया है। तो अब यदि एम पॉक्स बोला जाए तो मतलब मंकी पॉक्स की ही बात हो रही है। मंकी पॉक्स का नया नाम अब हो गया है एम पॉक्स। इसके लिए पूरे विश्व में सिर्फ एक ही दवाई है जिसका नाम है इम्बानेक्स। और इम्बानेक्स जो दवाई है इसकी यदि हम बात करें तो डेनमार्क की एक कंपनी है बावारियन नॉर्डिक जिसने इसको बनाया है। ठीक है, तो इतनी जानकारी आपको इस प्रश्न से होनी चाहिए। बढ़ते हैं आगे। और सेशन कैसा लगता है? यदि अच्छा लगता है तो प्लीज शेयर कर दिया करें, कमी है तो कमियों को अवश्य बताएं। ठीक है, अच्छा लगता है तो कमेंट भी करना जरूरी है और शेयर भी करना। होमवर्क अभी तक एक दिया गया है, होमवर्क जो दिया जाए उसको अनिवार्य रूप से करना है। हाल ही में चर्चा में रहा लिथियम ट्रिनिटी में कौन से देश शामिल हैं? लिथियम ट्रिनिटी पिछले दिनों आपने देखा होगा, मैंने आपको बताया था गोल्डन ट्रायंगल, मैंने आपको बताया था गोल्डन क्रिसेंट, मैंने आपको बताया था। उसी तरह से एक मिलता जुलता नाम है लिथियम ट्रिनिटी। ये है क्या बताएं, इसका संबंध किस देश से है? लिथियम ट्रिनिटी है क्या, इसका संबंध किस देश से है बताइएगा। 4 देश दिए हैं, कनाडा, बोलीविया, कांगो प्रजातांत्रिक या कांगो। सॉरी, बताइएगा। चलिए फास्ट जवाब दीजिएगा। आपको पता होगा कि विश्व के 50% जो लिथियम के भंडार हैं, याद रखिएगा, विश्व के 50% जो लिथियम के भंडार हैं वो सिर्फ 3 देशों में पाए जाते हैं। 3 देश उससे संबंधित हैं और उन 3 देशों की यदि हम बात करें तो चिली के बाद अर्जेंटीना वही देश है जहां के खिलाड़ी हैं लियोनल मेसी, फुटबॉल के खिलाड़ी हैं। और जब फुटबॉल की बात हो रही तो आप जानते हैं फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है और किस देश में हो रहा है? कतर में हो रहा है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और इसमें लिथियम ट्रिनिटी के अंतर्गत यदि हम बात करें तो तीसरा देश जो आता है वो आता है बोलीविया। अब ये चर्चा में क्यों है तो यदि मैं बताऊं आपको तो याद रखिएगा, लिथियम ट्रिनिटी मतलब कि ऐसे 3 देश जहां पे लिथियम के 50% भंडार हैं उनको बोलते हैं लिथियम ट्रिनिटी वाले देश या लिथियम ट्रिनिटी कंट्री। ये आपको पता होना चाहिए। विश्व के लिथियम के 50% भंडार इन्हीं देशों में हैं। तो 3 देशों का नाम याद रखना है, चिली, अर्जेंटीना, बोलीविया। ये लिथियम ट्रिनिटी, ये शब्द याद रखना है कि इनमें कौन कौन से देश आते हैं। अब ये चर्चा में क्यों है? चर्चा में इसलिए था क्योंकि भारत ने 3 वैज्ञानिकों के दल को जो है वो अर्जेंटीना भेजा था। क्यों भेजा था अर्जेंटीना? इसलिए भेजा था कि वो जाके वहां पे लिथियम की खोज कर सकें जिससे लिथियम को निकाला जा सके। तो इस संदर्भ में ये प्रश्न बना है और ये चर्चा में है। आपको यह भी पता होगा कि फॉकलैंड द्वीप जो है आपने अवश्य पढ़ा होगा। फॉकलैंड द्वीप इन दिनों चर्चा में है क्योंकि अर्जेंटीना और ब्रिटेन इन दोनों को लेकर विवाद है इस रीजन में।
तो याद रखिएगा फॉकलैंड अर्जेंटीना और आप कह सकते हो कि ब्रिटेन के मध्य विवाद का विषय है। इसके साथ साथ आपको बता दें, क्योंकि बात हो रही है अर्जेंटीना की और चिली की बात हो रही है, तो अर्जेंटीना और चिली के बॉर्डर पर एक ज्वालामुखी है और ये ज्वालामुखी अपने आप में महत्वपूर्ण है। इसका नाम है ओजस डेल सैलाडो। ओजस डेल सैलाडो। और ओजस डेल सैलाडो जो है ये विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है, याद रखिएगा, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है जिसका नाम है ओजस डेल सैलाडो, और ये अर्जेंटीना और चिली के बॉर्डर पर स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। तो इसका सही उत्तर क्या हो गया? बोलीविया। प्रश्न संख्या 5 बोला जा रहा है, हाल ही में ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट 2022 का 7वां संस्करण कहां आयोजित किया गया? बताइएगा। ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट 2022 का 7वां संस्करण कहां आयोजित किया गया? चलिए फास्ट जवाब दीजिएगा। ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट 2022 का 7वां संस्करण कहां आयोजित किया गया? 4 विकल्प आपके पास हैं, हैदराबाद, नई दिल्ली, अहमदाबाद, लखनऊ। चलिए जवाब दीजिएगा इसका। इसका सही उत्तर जो है वो हो जाएगा नई दिल्ली। बी विकल्प इसका सही उत्तर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न अपने आप में महत्वपूर्ण है और यहां से कई सारे फैक्ट मैं बताऊंगा, उन सबको नोट कर लेना है। किस शीर्षक के अंतर्गत? अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के अंतर्गत। यहाँ बोला जा रहा है हाल ही में 53वां जो है अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन किया गया था। आप जानते हैं हर बार जो है इसका आयोजन गोवा में किया जाता है, तो इस बार भी गोवा में ही किया गया। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें इंडियन फिल्म पर्सन ऑफ द ईयर का खिताब किसे मिला? इंडियन फिल्म पर्सन ऑफ द ईयर, इंडियन फिल्म पर्सन ऑफ द ईयर का खिताब किसे मिला, ये आपसे पूछा जा रहा है। 4 विकल्प आपके सामने है, चिरंजीवी, अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र या रजनीकांत। चलिए बताइएगा किसे मिला है, आपको बताना है। और इसके अतिरिक्त मैं कई सारे इसमें आज फैक्ट बताने वाला हूं। तो सबसे पहले आपको बता दें, ये जो मिला है ये मिला है चिरंजीवी को, तेलुगु अभिनेता है, इनको मिला है। अब इसमें क्या क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं? पहला पूछा जा सकता है फोकस कंट्री। फोकस कंट्री पूछा जा सकता है, तो आप बताओगे फ्रांस। फ्रांस इसमें फोकस कंट्री है। पहला जवाब आपका, पहला फैक्ट आपका। दूसरा फैक्ट पूछा जाता है बेस्ट फिल्म अवार्ड किसे मिला? बेस्ट फिल्म अवार्ड या इसी को बोलते हैं गोल्डन पीकॉक अवार्ड। गोल्डन पीकॉक अवार्ड ये किसे मिला? ये भी महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो इसमें चुनी गई इसका नाम था आई हैव इलेक्ट्रिक ड्रीम। क्या नाम था? आई हैव इलेक्ट्रिक ड्रीम। आई हैव इलेक्ट्रिक ड्रीम नामक फिल्म को इस बार 53वें फिल्म समारोह में, 53वें अंतरराष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में सबसे आप कह सकते हो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला। इसी को बोलते हैं गोल्डन पीकॉक अवार्ड या इसी को बोलते हैं बेस्ट फिल्म अवार्ड। और आपको बता दें ये किस देश की फिल्म है, तो याद रखिएगा ये कोस्टा रिका देश, जिसकी राजधानी है कोस्टा रिका। ठीक, कोस्टा रिका देश की आप कह सकते हो ये फिल्म है, ये आपको पता होना चाहिए। इसकी राजधानी क्या है ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताओगे, होमवर्क नंबर 2। अब बात आता है बेस्ट एक्टर का खिताब किसे मिला? बेस्ट एक्टर का खिताब किसे मिला इस समारोह में? तो याद रखिएगा वाहिद मोबा शहरी। वाहिद मोबा शहरी, ठीक है, वाहिद मोबा शहरी को बेस्ट एक्टर का खिताब मिला। अब बात आता है बेस्ट एक्ट्रेस, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री। तो याद रखिएगा डेनियला नबारो, ठीक है, नाम नोट कर लीजिएगा, स्पेलिंग नोट करना है तो DENIELA
NAVARRO, ठीक है, इनका नाम आपको पता होना चाहिए। इसके बाद फिर बात आता है सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे मिला, तो नोट कर लीजिएगा, सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला है कार्लोस शोरा को। कार्लोस कार्लोस स्यूरा, SAURA, ठीक है, कार्लोस स्यूरा को मिला, ये आपने नोट कर लिया। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण, पहली बार इस फिल्म समारोह में संस्कृत में एक डॉक्यूमेंट्री दिखाई गई और संस्कृत में बनी ये विश्व की पहली साइंस डॉक्यूमेंट्री है, याद रखिएगा। संस्कृत में बनी विश्व की पहली संस्कृत में बनी विश्व की पहली साइंस डॉक्यूमेंट्री को भी यहाँ पे दिखाया गया। और संस्कृत में बनी विश्व की पहली साइंस डॉक्यूमेंट्री का जो नाम है वो है एनम। क्या नाम है? एनम। एनम, ठीक है, ये आपको याद रखना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। अब ये है क्या, एनम है क्या, तो आपको बता दें, एक पुस्तक थी जिसका नाम था ओडिसी, ODYESSY। ओडिसी एक पुस्तक थी, उसी पुस्तक पर आधारित ये डॉक्यूमेंट्री है। और ये जो ओडिसी नामक पुस्तक थी, इस पुस्तक को लिखा था के राधाकृष्णन। और के राधाकृष्णन हमारे इसरो के चेयरपर्सन रह चुके हैं। जो हमारा मंगलयान मिशन था उसमें सबसे ज्यादा योगदान जो है के राधाकृष्णन का था। और ये उन्हीं की आत्मकथा है ओडिसी। और ये जो आत्मकथा है इसमें विशेष रूप से उन्होंने मंगलयान के बारे में बताया है। तो ये जो पूरी की पूरी फिल्म है ये मंगलयान मिशन से ही संबंधित है, याद रखना है। एनम संस्कृत में बनी पहली साइंस डॉक्यूमेंट्री है विश्व की, और इसका नाम है एनम। और ये ओडिसी नामक पुस्तक पर आधारित है। और ओडिसी नामक जो पुस्तक है वो के राधा कृष्णन की पुस्तक है। और के राधा कृष्णन इसरो के चेयरपर्सन रह चुके हैं। मंगलयान मिशन में सबसे ज्यादा भूमिका इन्हीं की थी। इतनी जानकारी यदि आपने नोट कर लिया है तब फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नोट कर लेना एक एक चीज। यदि यहां से प्रीमियर सेशन में नहीं आप डाउनलोड इसको नोट कर पाते हैं, छूट जाता है आपका, तो जब प्रीमियर समाप्त होता है ये वीडियो आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट पे हो जाती है। तो वहां से अपने अनुसार स्पीड स्लो करके या रोक रोक के इन चीजों को नोट कर लेना है, कहीं भी नहीं मिलेगा, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। अब इसके आगे कुछ अन्य फैक्ट हैं वो आपको बताना है। और ये फिल्म पर इतना, मतलब फिल्म फेस्टिवल पर इतना जोर मैं क्यों दे रहा हूं, क्योंकि यहां से एक विवाद पैदा हुआ था। और वो जो विवाद पैदा हुआ था इसके कारण ये पूरा का पूरा फिल्म फेस्टिवल चर्चा में है। अब बात आता है यूनेस्को गांधी मेडल किसे मिला, याद रखिएगा, यूनेस्को गांधी मेडल। यूनेस्को गांधी मेडल किसे मिला, तो याद रखिएगा यूनेस्को गांधी मेडल की हम बात करते हैं तो यूनेस्को गांधी मेडल मिला एक ईरानी फिल्म को जिसका नाम था नारसेगी। नारसेगी एक ईरान की फिल्म है और इसको यूनेस्को गांधी मेडल मिला है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद फिर बात आती है ज्यूरी, जो ये निर्णायक मंडल जो होता है उसके अध्यक्ष कौन थे, जो ये डिसाइड करता है कौन सी फिल्म अच्छी है, कौन से एक्ट्रेस बेहतर प्रदर्शन किए हैं। तो इसमें आपको याद रखना है विनोद गनास्ता। भारत के लिए यदि हम बात करें तो विनोद गनास्ता थे, इनका नाम आपको याद रखना है, उतना महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन यदि हम अंतरराष्ट्रीय स्तर पे बात करें कौन थे, तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है। ज्यूरी के अंतरराष्ट्रीय भाग के लिए जो अध्यक्ष थे उनका जो नाम है ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये नाम आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब इसमें यदि हम बात करें तो नोडव लिपिड, इनका नाम आप याद रखिएगा, ठीक है। क्यों याद रखना है मैं आपको बता देता हूं इनके बारे में। सबसे पहले जितना भी आपको बताया गया, जितनी जानकारी आपको दी गई, इसको पहले खूब अच्छे से नोट कर ले, कुछ छूटा हो तो बताएं, क्योंकि अब विवाद वाले मुद्दे पे आ रहे हैं तो इसको बहुत ध्यान से आपको नोट करना है। और 1 मिनट से कम समय में मैं इस विवाद को भी बताऊंगा कि ये विवाद क्या था और इसमें आपको पूरी तरह से याद रखना है, ठीक है। पहले नोट कर लो, इसको नोट कर लो। नोट कर लिया, चलिए नोट कर लिया तो अब नोट करो नाडाव लापिद, इनका नाम था नाडाव लापिड,
ठीक है, कहीं कहीं इसको बोलते हैं नाडोव, NADAV, नाडोव लापिड। ठीक है, ये नाम अपने आप में महत्वपूर्ण है, इसको नोट करिएगा, नडाव लापिड या नाडोव लापिड। क्यों नोट करना है? क्योंकि ये जो ज्यूरी थी उसमें अंतरराष्ट्रीय कैटेगरी के ये उसके चेयरपर्सन थे नाडाव लापिड, और इन्होंने कश्मीर फाइल्स जो फिल्म बनी थी उसको इन्होंने बता दिया कि यह एक विशेष रूप से एक प्रकार से मनगढ़ंत कहानी है, या आप कह सकते हो पूरी तरह से उसको झुठला दिया। ठीक है, उनका कहना था कि इसको एक गलत उद्देश्य के साथ बनाया गया है, गलत इसका उद्देश्य है और इसमें गलत चीजों को दिखाया गया है जो कि वास्तविकता से परे हैं। तो इसके कारण ये काफी विवाद में आ गए थे, क्योंकि ये इजराइल के थे, तो भारत इजराइल संबंधों पर भी इसका असर पड़ा है, और बाद में इन्होंने माफी मांगी, तब जाके चीजें सॉल्व हुई हैं। लेकिन फिर भी भारत इजराइल संबंध भी इससे आप कह सकते हो कि उन दिनों में जब ये विवाद हुआ था, लगातार एक हफ्ते चल रहा था, सभी समाचार पत्रों ने इसको कवर किया था, नेशनल न्यूज चैनल ने कवर किया था, तो बड़ा विवादित विषय था, तो इसको याद रखना है। और इसी विवाद के कारण, क्योंकि कश्मीर फाइल्स से शुरू हुआ विवाद, और इसी विवाद के कारण इस बार का जो पूरा फिल्म फेस्टिवल है ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, आपने भी सुना होगा कि बीच में कश्मीर फाइल्स का लेकर विवाद चल रहा था अभी एक सप्ताह पहले, तो वो इन्हीं के कारण था। इसको बताइएगा, हाल ही में चर्चा में रहा सदर्न व्हाइट राइनो किस देश में पाया जाता है? बताइए, ये विशेष प्रकार का जो गैंडा है ये किस देश में पाया जाता है, आपको बताना है। चले, एक संस्था है, आप शायद जानते होंगे, जिसको बोलते हैं CITES, CITES काइट्स। इसका फुल फॉर्म क्या है, नोट करना है तो नोट कर लीजिए, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फ्यूना एंड फ्लोरा। इसको नोट करना है तो नोट कर सकते हैं, इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फ्यूना एंड फ्लोरा। इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा, इसका फुल फॉर्म। और इसकी अभी हाल ही में बैठक हुई थी, इस संगठन की अभी हाल ही में 19वीं बैठक हुई थी, और इस संगठन की जो 19वीं बैठक हुई थी ये हुई कहाँ थी, ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो ये हुई थी पनामा सिटी में। कहाँ पे हुई थी? पनामा सिटी में। और पनामा सिटी में क्या हुआ? पनामा सिटी में जब ये बैठक हुई तो ये जो विशेष राइनो है इसको अपेंडिक्स सेकंड में डाल दिया गया। इनकी जो लिस्ट होती है उसमें पहले ये अपेंडिक्स फर्स्ट में था, अब इसको सेकंड में कर दिया गया। सेकंड में रखने का मतलब क्या था? फर्स्ट में उनको रखा जाता है जो बहुत ही आप कह सकते हो विलुप्ति के कगार पे हैं, घोर दयनीय स्थिति में है। लेकिन अपेंडिक्स 2 में रखने का मतलब है कि अभी इनकी स्थिति थोड़ा सा ठीक हो चुकी है, तो इसको इस विशेष राइनो को अपेंडिक्स सेकंड में रखा गया है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे बताया है, और इसका फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और ये पाया कहाँ जाता है यदि हम बात करें तो ये विशेष प्रकार का राइनो वहीं पाया जाता है जहां से आपने चीते लाए हैं। तो चीते कहाँ से लाए हैं? नामीबिया से लाए हैं, मतलब ये नामीबिया से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 8। हाल ही में कोलिंस डिक्शनरी ने किसे वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया? वर्ड ऑफ द ईयर बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई सारी डिक्शनरियां हैं जो घोषित करती हैं, जैसे कोलिंस डिक्शनरी हो गया, कोलिंस डिक्शनरी के साथ कैम्ब्रिज डिक्शनरी हो गया, मैरियम वेबस्टर डिक्शनरी हो गया, ये सभी वर्ड ऑफ द ईयर घोषित करती हैं। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? कोलिंस डिक्शनरी द्वारा किसे घोषित किया गया है? तो कोलिंस डिक्शनरी ने किसे घोषित किया है? वो है पर्मा क्राइसिस। ठीक है, पर्मा क्राइसिस को इन्होंने घोषित किया है, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरे विकल्प में आप देख रहे होंगे होमर। होमर एक विशेष रूप से आप जानते होंगे ये बेसबॉल खेल से जुड़ा हुआ शब्द है, आप कह सकते हो प्रयोग किया जाता है। और कैम्ब्रिज जो डिक्शनरी है, याद रखिएगा कैम्ब्रिज, कैम्ब्रिज जो डिक्शनरी है उसने इसको वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। फिर इसके बाद आप देख रहे होंगे गैस लाइटिंग। गैस लाइटिंग का मतलब होता है कि आप किसी को वास्तविकता से परे जानकारी दो, आप किसी को हीन भावना से ग्रसित कर दो, उसको बोलते हैं गैस लाइटिंग। तो ये जो गैस लाइटिंग है, विशेष रूप से गैस लाइटिंग को मरियम वेबस्टर ने बताया है कि ये वर्ड ऑफ द ईयर है, मरियम वेबस्टर। तो तीनों डिक्शनरियों का आपको पता होना चाहिए, मैंने यहाँ पे आपको बता दिया कि पर्मा क्राइसिस कोलिंस डिक्शनरी,
होमर, कैम्ब्रिज डिक्शनरी और गैस लाइटिंग की जब बात करते हो तो मरियम वेबस्टर का नाम यहाँ पे आता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से किस राज्य को 41वें अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले में पार्टनर राज्य के रूप में चुना गया? इनमें से कौन सा है जिसको 41वें जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला नई दिल्ली के प्रगति मैदान में हर बार होता है, इस बार भी वही संपन्न हुआ, उसमें बोला जा रहा है कि किसे पार्टनर राज्य के रूप में चुना गया? बताएं। देखो, फोकस दो तरह के होते हैं, एक होता है फोकस स्टेट, एक होता है पार्टनर स्टेट। ठीक है, फोकस स्टेट के रूप में यदि हम बात करें तो केरल और उत्तर प्रदेश शामिल रहे इसमें। यदि हम पार्टनर स्टेट के बारे में बात करें तो बताएं पार्टनर स्टेट इसमें कौन सा था? फास्ट जवाब दीजिएगा। पार्टनर स्टेट में था महाराष्ट्र, झारखंड और बिहार। तो आपका बिहार राज्य जो है वो पार्टनर स्टेट के रूप में था। तो महाराष्ट्र, झारखंड और बिहार, मतलब एक से ज्यादा विकल्प इसमें सही हैं, इसलिए आप ई विकल्प का चुनाव करेंगे। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और ये भी याद रखिएगा कि सार्वजनिक संचार और आउटरीच कार्यक्रम में उत्कृष्टता के लिए जो पुरस्कार मिला है वो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को इस ट्रेड फेयर में दिया गया। चलिए आज का अंतिम प्रश्न। हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े विमान ने भारत के किस एयरपोर्ट पर लैंडिंग की थी? बताइए, दुनिया के सबसे बड़े विमान ने, दुनिया का सबसे बड़ा विमान है कौन, पहले तो ये पता होना चाहिए। ठीक है, दुनिया का जो सबसे बड़ा विमान है यदि हम उसकी बात करें तो बड़ा महत्वपूर्ण है और नाम भी बहुत अच्छा है, एयरबस बेगुला। क्या नाम है इसका? एयरबस बेगुला। एयरबस कंपनी का नाम है और बेगुला विमान। तो एयरबस बेगुला जो है ये विश्व का सबसे बड़ा विमान है और अभी हाल ही में इसने मुंबई एयरपोर्ट पर लैंडिंग की थी। अब यहाँ पे मैंने बोला कि एयरबस कंपनी का नाम है बनाने वाली, तो और कौन सी कंपनियां हैं जो बनाती हैं इस तरह का यात्री विमान? तो आपको बता दें, एक कंपनी है इम्बारियर, इम्बारियर एक कंपनी है, ये आपको पता होना चाहिए, यह भी यात्री विमान बनाती है। और दूसरा है बोमबार्डियर, बोमबार्डियर, और बोमबार्डियर भी आपको पता होना चाहिए। तो इम्बारियर और बोमबार्डियर ये दो कंपनियां हैं जो विमान बनाती हैं, यात्री विमान बनाती हैं। आपका होमवर्क है कि इन दोनों कंपनियों के बाद आप हमें कंपनियों के बारे में आप बताओगे। हालांकि बोइंग जो कंपनी है, बोइंग भी यात्री विमान बनाती है, तो बोइंग के बारे में, एम्बारियर के बारे में और बोमबार्डियर के बारे में आपको बताना है कि ये तीनों कंपनियां किस किस देश से संबंध रखती हैं। ये आपका होमवर्क नंबर 2 है आज का। तो जो भी होमवर्क आपको दिए गए हैं अनिवार्य रूप से आपको उसको करना है, करने के बाद सबमिट करना है और नोट्स प्रॉपर बनाने हैं। जितने फैक्ट आपको बताए गए, आज काफी सारे फैक्ट हुए हैं, भले ही प्रश्न 10 हैं लेकिन लगातार प्रत्येक प्रश्न में कम से कम 5 से 6 फैक्ट बताया गया है। तो आपको भले ही प्रश्न संख्या कम मिल रही है लेकिन फैक्ट और कंटेंट पर्याप्त मिल रहे हैं। अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप कैसे उनको लेकर चलते हो, कैसे इसमें सरवाइव आप करते हो। तो नोट करना है, नोट्स अच्छे से बनाना है और अभ्यास प्रश्न इसमें एक है जो आपको करके आना है। अभ्यास प्रश्न की अब बात कर लेते हैं। ठीक है, होमवर्क तो अलग हो गया, ये अभ्यास प्रश्न भी है। बोला जा रहा है हाल ही में चर्चा में रही दवा इनकोवैक को किस कंपनी ने बनाया है? एक दवा है इन दिनों चर्चा में है जिनका नाम है इनकोवैक। तो इनकोवैक नामक दवा किस कंपनी ने बनाया है ये आप बताओगे। किस चीज की दवा है ये आपको बताना है। और इस कंपनी की या इस बीमारी को लेकर यदि अन्य दवाएं हैं तो यह दवा कैसे उन दवाओं से भिन्न है यह भी आपको बताना है। कहने का मतलब है कि इनकोवैक से संबंधित जितना भी फैक्ट आपको पता है वो कमेंट बॉक्स में आप करोगे। नहीं पता है गूगल सर्च करिएगा, आपको जानकारी मिलेगी, वहां से करिएगा। पहले नोट्स में नोट करिएगा अपने, और नोट्स में नोट करने के बाद फिर कमेंट करिएगा। ठीक है, करना जरूर है। कॉपी करके आप बताओ, पुस्तकों से देख के बताओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस बताना जरूरी है। क्योंकि जब आप इन्वॉल्वमेंट रखोगे, अपने स्तर से थोड़ा सा भी प्रयास करोगे, और यदि आप ईमानदारी के साथ बता रहा हूं, यदि आप आज इसको गूगल सर्च किए इसके बारे में जानकारी, 5 से 10 मिनट में आपको पर्याप्त जानकारी मिल जाएगी। नोट कर लीजिएगा और याद रखिएगा कि वर्षों बाद भी उस जानकारी को आप नहीं भूलोगे। क्यों? क्योंकि उसमें 100% जो मेहनत है वो आपकी है।
बाकी क्लास की जो चीजें होती है ना, क्योंकि आप सुनते हो तो वो चीजें निकल जाती हैं, जब तक आप नोट्स नहीं बनाओगे प्रॉपर, एक बार दोबारा जाके रिवीजन नहीं करोगे, तब तक चीजें रुकने वाली नहीं है। तो यही कमी करते हो, ये ना करो, रेगुलर जुड़े रहो। बाकी जो भी चिंताएं हैं आपकी वो समाधान किया जाएगा। सुबह 9:30 की क्लास से अनिवार्य रूप से जुड़े, और इस करंट अफेयर्स के सेशन से आप अनिवार्य रूप से जुड़े, तो बाकी कोई भी समस्या आपको नहीं होने वाली। ठीक है, चलिए धन्यवाद। बाकी कोई भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। आपके प्रत्येक डाउट का, प्रत्येक प्रश्न का जवाब मैं व्यक्तिगत स्तर पर दे दूंगा। चलिए धन्यवाद।